और कब पता चलता है कि यही चीज क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है? भाई बहुत सीधी सी बात है। अगर बाय द वे बात करी जाए सिर्फ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कैसे पता चलता है कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया? जब भी कहानी में कोई भी ऑपरेशन या कोई भी एक्सपेरिमेंट एक फिक्स इंटरवल में ही रिपीट हो या एक फिक्स नंबर में ही रिपीट हो, ठीक है ना, तो तुरंत समझ जाना कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। माने अगर बाय द वे हमारा एक्सपेरिमेंट n टाइम्स ही हो रहा हो, माने 4 टाइम्स ही हो रहा हो, जैसे सिक्के हम 4 बार उछालें, सिक्के हम 10 बार उछालें, तो तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यार बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं। और अगर बाय द वे जो भी हम करते जा रहे हैं, जो भी हम लोग टाइमली करते जा रहे हैं, जो ट्रायल होता है हमारा, उसको हम लोग अगर करते आते हैं तो हमारे ट्रायल में सिर्फ 2 ही आउटकम होने चाहिए। जैसे हेड या टेल 2 आउटकम है, लेकिन हमारे लिए हेड और टेल 2 आउटकम नहीं है। हमारे लिए हेड का आना या टेल का आना, जिसका भी हम पीछा कर रहे हैं, जिसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम सक्सेस नाम देंगे। ठीक है ना, तो मतलब किसी भी एक इवेंट का होना सक्सेस है, और बाकी जो कुछ भी, मतलब क्योंकि इवेंट नहीं हो रही तो वो एक फेलियर है। तो हमारी कहानी में 2 ही चीजें होंगी, सक्सेस होगा और फेलियर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, हर ट्रायल के 2 ही आउटकम मान के चलेंगे हम लोग इसमें। एक तो पहली बात लिमिटेड ट्रायल्स होंगे और हर ट्रायल के 2 ही आउटकम होंगे, एक का नाम होगा सक्सेस और दूसरे का नाम होगा फेलियर। सक्सेस जब भी आएगी तो उसे पी से, स्मॉल पी से दिखाएंगे, और जो फेलियर होगा उसे क्यू से दिखाएंगे। तो बट ऑब्वियस है कि क्यू जो होगा वो इक्वल टू में 1 माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि फेलियर इज इक्वल टू 1 माइनस सक्सेस। ठीक है ना। अब अगर बाय द वे ऐसा जो हमारी कहानी में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली भी देखा जाए ना, तो हम जो जिसके ऊपर बात कर रहे हैं ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस। तो हम उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस को पी एक्स इज इक्वल टू आर से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर होती है। जहां पे वापस याद दिला दूं, पी क्या चीज है? सक्सेस है, और क्यू क्या चीज है? फेलियर है ना। यहां ये आर क्या हो सकता है? आर की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम एन हो सकती है। और ये जो एक्स है ये अपने आप में नंबर ऑफ सक्सेस है, ध्यान रखना है ना। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को दिमाग में भरते हुए चलना है कि हम कहानी किसकी चला रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए हर बार जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो एन टाइम्स होगा। मैं दोबारा से अपनी बात रख दूं ना, हमारी कहानी में एन टाइम्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दोबारा बात रख देता हूं, कोई भी एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। ट्रायल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और हमेशा 2 ही आउटकम्स देते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। ठीक है ना। अच्छा, कोई भी चीज अगर बाय द वे होती है तो मतलब जब भी कोई, मतलब जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, और एक्सपेरिमेंट में भी जिस पार्ट को फॉलो कर रहे होते हैं वो उसको हम लोग सक्सेस नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, और सक्सेस का शॉर्ट फॉर्म है पी, दोबारा बता रहा हूं। और जब भी ये नहीं होता तो इसका मतलब ये फेलियर है, मतलब क्यू है। ठीक है ना। और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू आर, या पी आर इज इक्वल टू में एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी सम होंगे इसके, है ना भाई, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। आर अपने आप में यहां पर 0 से लेकर के एन तक कुछ भी हो सकता है। अगर आर इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट 0 सक्सेस। आर इक्वल टू 1 हुआ तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सक्सेस। टोटल हमारे पास एन ट्रायल्स हैं, तो हमारे पास में एन बार सक्सेस आने के चांसेस हैं। तो सारी सक्सेसेस का सम जो होगा वो 1 होगा। माने जितने भी इसमें पी बनेंगे, जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे, उन सबका सम 1 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस इन एन ट्रायल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस इन एन ट्रायल डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन सक्सेस इन एन ट्रायल्स विल बी 1। ठीक है ना, ये सब मिलाकर के 1 बनेगा। सही है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको क्लिक करना चाहिए। ऐसा बोले या यूं बोले कि समेशन ऑफ पी आर, ये और ये एक ही बात है ना भाई, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, समेशन ऑफ पी आर इज इक्वल में आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक एनसीआर पी टू द पावर आर, और ये हमारे लिए बन जाएगा पी प्लस क्यू टू द पावर एन। ये सबको पता है कि ये एक्चुअल में पी प्लस क्यू टू द पावर एन का ही शॉर्ट फॉर्म है, और पी प्लस क्यू यहां पे 1 है। ठीक है ना, वेयर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी है। याद है ना। हाँ, ये छोटी छोटी बातें अब धीरे दिमाग में भरते चलें। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं,
कुछ चीजों को रिकॉल करते हैं। कहानी कब पकड़ में आएगी, हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कब जाएंगे, जब हमारे पास में कैसे ट्रायल्स हो, लिमिटेड ट्रायल्स हो, ठीक है ना। किसी भी ट्रायल में दो ही आउटकम होंगे, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस को किस नाम से पुकारेंगे, पी से, फेलियर को क्यू से। क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस पी, ठीक है ना भाई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस। अगर मान लीजिए आपने मेरे से कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, तो उसका नंबर, उसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, सही है। अच्छा, और इसका मतलब होगा NC3, ठीक है, P टू द पावर 3 Q टू द पावर N माइनस 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस। अच्छा, अब इसी तरह से हमने कुछ और चीजें भी सोचा, जैसे क्या, वो सुनिएगा। हमारी कहानी में हमने मान लीजिए n टाइम्स हमने कोई भी किया, अब क्वेश्चन में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट आर सक्सेस, एटलीस्ट आर सक्सेस, है ना भाई। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोगों को किसी ने कहा कि हम लोगों को एटलीस्ट आर की जगह अपन कर लेते हैं एटलीस्ट के सक्सेसेस, है ना। मान लीजिए हमारे को के सक्सेस निकालनी है, ठीक है ना, तो ये कैसे निकलेगा, हमको पता होना चाहिए हम लोगों का आर जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा एन तक हो सकता है। माने जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 सक्सेस, किसी ने वर्ड बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कम से कम 3 सक्सेस। इसका मतलब यह कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 या प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 या प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस एंड सो ऑन, जितनी भी सक्सेस हो सकती है उसके ऊपर कम से कम 3 सक्सेस। तो अगर किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट के सक्सेसेस, तो अगर किसी ने के सक्सेसेस की बात करी तो प्रोबेबिलिटी में आर की वैल्यू के या के से बड़ी ही ली जाएगी और हम उन सबको जोड़ेंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो हमारी जो एनसीआर P टू द पावर आर Q टू द पावर N माइनस आर होगा, उसमें सिग्मा लगने के बाद में आर की वैल्यू K से लेकर के N तक जाएगी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट K सक्सेसेस। अच्छा, मान लीजिए अगर बाय द वे वर्ड यूज होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस की जगह पर यहां पर आया एटलीस्ट, है ना, याद रखना ये एटलीस्ट 3 सक्सेसेस है। अब किसी ने वर्ड यूज करा होता एटमोस्ट 3 सक्सेसेस, अब क्या होता, एटमोस्ट 3 सक्सेसेस का मतलब ये कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 सक्सेस की बात कर सकता हूं। तो कैसे चलती बात, तब हम कहते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी में जो x है वो अपने आप में 3 से 0 के बीच में कहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम तो 0 सक्सेस हो सकती है। तो हम किस किस के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस। याद है ना, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 3 तक जा सकते थे। ओके, अब इसी तरह से अगर किसी ने वर्ड यूज कर लिया होता है एटमोस्ट के सक्सेसेस, अगर किसी ने के सक्सेसेस की बात करी होती तो हम करते प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की वैल्यू 0 से के के बीच में, और अब की बार आर की वैल्यू 0 से लेकर के तक चलती, एनसीआर P टू द पावर आर Q टू द पावर N माइनस आर, जहां पे आर की वैल्यू 0 रखते, फिर 2 रखते, फिर 0 रखते, फिर 1 रखते, फिर 2, और कहां तक रखते, के तक। अब ये इस तरह के शब्दों से हमारी दोस्ती होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह के शब्दों का यूज करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब तुरंत हम लोग इफेक्ट में आएंगे। रेडी, तो चलिए विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला वो है एनसीआर P टू द पावर आर Q टू द पावर N माइनस आर। देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। एक ऑर्डिनरी 6 साइडेड डाई इज रोल्ड 16 टाइम्स, 16 टाइम्स, हाँ, ये इसका हिंट हो गया, ये हिंट ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा लिमिटेड ट्रायल्स हैं, ओके, माने ये क्या चीज है, यहां से हमारे को पता चल गया n बराबर 16 हो गया। अच्छा, आगे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द रोल्स आइदर 3 और 4 कम्स अप इज क्वेश्चन मार्क। क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि ठीक 5 बार थ्रो करने के बाद में या तो 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, ठीक है ना, या तो 3 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है ना भाई। ओके ओके ओके, या तो 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सोचने की बात है कि प्रोबेबिलिटी 3 मतलब हमारे लिए जो सक्सेस होगा
हाँ, यहां पर सक्सेस कब मानी आएगी? हम सक्सेस तब मानेंगे व्हेन 3 और 4 इज कमिंग, राइट है भाई? 3 और 4 इज कमिंग। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या क्या है? सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, माने ये 6 है, और या तो 3 आ जाए या 4 आ जाए चलेगा। तो 3 या 4 मतलब ये कि हमारे लिए फेवरेबल केस कितने हो गए? फेवरेबल केसेस हो गए 2, 3 या 4, किसी का भी आना। इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी हमारे लिए हो गई 2/6 माने 1/3, माने 3 या 4 का आना अगर सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 माने 1/3 है। 3 या 4 का आना अगर सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है ना, माने दो केसेस हो ना, 3 आ जाए 4 आ जाए। तो इसका मतलब ये कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या है? 1/3। अगर ये ऐसा है तो Q इज इक्वल टू में 1 - 1/3 बोले तो 2/3 हो गया। तो हमारे पास में एक तो P बन गया, Q बन गया। अच्छा, अब हमारे को चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 5 आ जाए, ठीक 5 सक्सेस आ जाए। तो ठीक 5 सक्सेस के लिए फार्मूला अगर NCR से देखा जाए तो 16C5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की होल पावर 16 - 5 इज माई आंसर एंड दैट विल बी द क्वेश्चन सॉल्व। बस बात खत्म। ठीक 5 सक्सेस आने का तरीका, माने उसकी क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बी दिस है, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा बायनॉमिनल का हल्का सा टच ले लिया है अब प्रोबेबिलिटी ने। पहली बात तो मतलब अब जब तक आप ये लिख रहे होंगे तब तक मैं आपको थोड़ा और इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली में इसने कहा कि 16 में से कोई भी ठीक, मतलब 16 में से ठीक 5 बार, ठीक 5 बार ऐसे ट्रायल होने चाहिए जो हमारे पास में या तो 3 आ जाए या 4 आ जाए, है ना। तो सक्सेस होना मतलब 3 या 4 का आना, तो उसके चांसेस है 1/3, और नहीं होने के चांसेस हैं 2/3। तो 16 जो हमने थ्रो किए उनमें ठीक 5 बार आए। तो पहली बात, हमारे पास जो 16 हो रहे हैं उनमें से पहले 5 चुने तो सही, कौन से 5 में भेजना है। तो हमारा 16C5 क्या किस में चला गया? चुनने में। क्या चीज चुनने में कि 5 बार सक्सेस आए, ठीक है ना। और फिर क्योंकि सक्सेस आ रही है तो 1/3⁵, और बाकी टाइम पे बाकी 11 जगहों पर 16 में से 5 जगह सक्सेस है तो बाकी 11 जगहों पर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से 2/3⁻11, राइट है। ऐसे भी जाके देखा जा सकता है। तो आप बेसिक में जाके देखना चाहें तो वो भी चलेगा, अलाउड है, बिल्कुल फुल्ली अलाउड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और हमारे को दिमाग लगवाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, ठीक है। ये हिंट ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या n बराबर 10 दिख गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स? ठीक 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो हमारे लिए सक्सेस है, ठीक है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, इसका मतलब P इज इक्वल टू 1/2, और अगर P इज इक्वल टू 1/2 तो Q इज इक्वल टू 1 - 1/2 बोले तो ये भी 1/2। तो हमारे पास P कितना आ गया? 1/2। Q कितना हो गया ऑटोमेटिकली? 1/2। दो बातें पक्की हो गई ना। अच्छा, अब हमें 10 में से कितनी बार हेड चाहिए थे? 6 बार। तो प्रोबेबिलिटी कि हमें सक्सेस 6 बार मिले तो 10C6, 10 में से कोई भी 6, 10 थ्रो में से कोई भी 6 ऐसे चांसेस चुने, फिर 1/2 माने सक्सेस, ये हमारे लिए सक्सेस है, सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर 10 - 6 बोले तो 4। बहुत सिंपल चल रहा है। कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं और शुरुआत से ही क्वेश्चन पकड़ में आ जाने लगते हैं, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि थोड़े थोड़े पकड़ में आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे पकड़ में आ जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, तो चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया, ओके। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, है ना। इसका मतलब यह कि सैंपल स्पेस 36 हो गया। 6 टाइम्स गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड एज ए सक्सेस। 6 बार डबलेट का आना, 6 बार डबलेट का आना सक्सेस है। 6 बार डबलेट का आना सक्सेस है। तो सक्सेस की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो सक्सेस अगर P है तो 6 बार डबलेट, माने 6/36, क्या कहते हो, है ना। तो आप ये समझिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस कब होगी? जब डबलेट आए, ठीक है ना।
डबलेट कमिंग इज अ सक्सेस। ठीक है, तो इसका मतलब P जो हो गया हमारे लिए हो गया डबलेट 6, मतलब आपको पता होगा डबलेट के लिए फेवरेबल केस 6 है, अपॉन 36, माने इसका डबलेट का आना अगर सक्सेस है तो P इज इक्वल टू 1/6 और Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6, 1 माइनस 1/6। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि 6 बार डबलेट का आना, 6 टाइम्स गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमारे को 6 बार थ्रो करने का चांस मिला, माने n इज इक्वल टू 6 हो गया। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बन रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, माने हमारे लिए P x इज इक्वल टू 0, नो सक्सेस। ठीक है भाई। अच्छा, P x इज इक्वल टू 0 का मतलब 6C0 और सक्सेस की पावर 0, क्योंकि एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, और फेलियर 5/6 की पावर 6 मिली। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में पधारिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। अगर ठीक एक बार सक्सेसफुल हो रहा हूं तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, कितने में से 6 टाइम्स थ्रो हुए थे, तो 6C1 उसमें एक ही बार सक्सेस हुआ, और 5/6 माने फेलियर 5 बार हुआ। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस। आइए जल्दी से इसको भी पकड़ के खत्म करते हैं। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 सक्सेस माने हमारा जो एक्स है वो कम से कम 1 हो, है ना भाई। तो इसका मतलब ये कि एक्स जो हो वो 1 से तो ज्यादा ही हो, सही है। 1 से ज्यादा बार सक्सेस है, और ज्यादा से ज्यादा कितने थ्रो करे थे, 6, तो ज्यादा 6 सक्सेस हो सकती थी। ठीक है ना। तो या तो हम क्या करें कि Px इज इक्वल टू 1, फिर Px इज इक्वल टू 2, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते Px इज इक्वल टू 6 तक सबको गिने, या दूसरा एक और भी मेथड है आपके लिए। दूसरा मेथड क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको इसी को निकालना है तो 1 माइनस, ठीक है, कम से कम एक सक्सेस तो मिलनी ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस पे चले जाएं। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको पता चलेगा 1 माइनस Px इज इक्वल टू 0, माने हमारे लिए आंसर हो जाएगा 1 माइनस Px इज इक्वल टू 0, माने हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन दैट इज 6C0, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6। अगर हम नो सक्सेस को हटा दें, अगर हम 0 सक्सेस को हटा दें, 6 बार हमारे पास टोटल चांसेस थे, उसमें से 0 सक्सेस को हटा दें तो हमारे पास कम से कम एक सक्सेस तो आ ही जाएगी। ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमने 1 में से नो सक्सेस को हटा दिया, जैसे हमने किया आपने बल्ले बल्ले। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एट मोस्ट 1 सक्सेस, एट मोस्ट 1 सक्सेस। सही है भाई। एटमोस्ट 1 सक्सेस का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस, माने ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस का मतलब या तो प्रोबेबिलिटी 0 सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस। या तो 0 सक्सेस मिले, ठीक है, माने 6 से 0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर 6 के 6 बार, या फिर एक बार सक्सेस, 6 में से कोई एक चांस चुना जिसमें हमने सक्सेसफुल पाया, और 5 बार हमारा फेलियर आ गया, माने 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5। सही है। ऐसे दिमाग चलाते चले गए, और दिस इज फंडामेंटली बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, गुड बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करिए, धीरे 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 खुद करते चलिए, और आपको इसके अंदर भी सक्सेस मिल जाएगी। राइट है ना। तो आपने यहां तक कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होने लग गए, थोड़ा थोड़ा हुए हैं, अभी पार्ट में चल रहा है गेम, ठीक है। और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उस पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं, पुश करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलने को, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रिंकर टेक्स 1 स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड। भाई एक अपना कोई क्या बोलते हैं, जो सुरा प्रेमी बंधु है, ठीक है, ये जो सुरा प्रेमी बंधु है ये चलते समय लड़खड़ा रहा है, और एक कदम आगे जाता है और एक कदम पीछे चलता है। समझ रहे हैं आप, एक कदम आगे और एक, मैं अभी यहां तो कैसे मूव कर सकता हूं, आई कैन नॉट मूव ऑन, ठीक है,
एक कदम आगे आता है और एक कदम पीछे जाता है, ऐसे चल रहा है लड़खड़ाते हुए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, अगर आगे पैर रखता है तो इसके चांसेस हैं 0.4। द प्रोबेबिलिटी दैट एट द, इसको यहां समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप, फॉरवर्ड स्टेप इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्टेप इज 0.6। आगे बढ़ते हैं। क्या संभावना है कि 11 कदम चलने के बाद भाई जो है वो अपने जहां से चालू हुआ था वहां से एक कदम ही सरका है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक ही कदम सरका हो, 11 कदम चल लिया भाई? भाई अगले ने क्या किया, या तो यूं समझिए कि पहली बारी में 6 कदम आगे चला गया और फिर 5 कदम पीछे आ गया। समझ रहे हैं? 6 आगे चला गया, 5 पीछे आ गया। तो इसका मतलब यह कि जहां से चले थे वहां से एक ही कदम चले हुए माने गए। ठीक है, पूरी ताकत से आगे गए थे और पूरी कोशिश करने के बावजूद पीछे आ गए। तो इसका मतलब यह कि अगले ने 11 स्टेप्स चले हैं, जिसमें से 6 फॉरवर्ड चल लिया और 5 बैकवर्ड चला गया। ठीक है ना? हाँ, ये बड़ा सिंपल है। देखो, आपको यहां से खुद ही पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे चल रहा है। अच्छा, या ऐसा भी हो सकता था क्या? क्योंकि क्वेश्चन ने एक और कमाल की बात करी है। ठीक है, देखो आप, अब जहां से चला वहां से वो एक स्टेप अवे है। अवे का मतलब आगे है ऐसा नहीं है, इसको भी समझना। क्योंकि वो एक ही स्टेप आगे मतलब दूर है, जहां से चला था वहां से एक ही स्टेप दूर है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले भाई 6 कदम आगे चला गया, 5 पीछे आ गया, तो जहां से वो एक ही कदम चला। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई पीछे ही चला गया 6 कदम और फिर 5 कदम आगे आ गया। तो जहां चला था, जहां से चालू हुआ था वहां से अभी भी एक स्टेप पीछे ही है, मतलब एक कदम दूर ही है, चाहे वो आगे है चाहे वो पीछे है। तो यहां पर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि अगला 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड या 6 बैकवर्ड और 5 फॉरवर्ड हो सकता है। दोनों ही केसेस में वो 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है। सही है? दोनों ही केसेस में, चाहे आप इस केस की बात करें चाहे इस केस की बात करें, दोनों ही केसेस में वो अपनी जहां से शुरू हुआ वहां से भाई अपना एक कदम ही हिला है। हिला, आगे या पीछे से कोई मतलब नहीं है, हिला है भाई। ठीक है, तो जमाना देख रहा है अब कैसे आखिरकार किसको हम किस टाइम पे सक्सेस माने। भाई जब वो आगे जा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे जब जिसके कदम ज्यादा हैं वो हमारे लिए उस समय सक्सेस है। जैसे अगर बाय द वे हमसे बात करी जाती कि इस केस में फॉरवर्ड होना सक्सेस है, फॉरवर्ड होना सक्सेस है, फॉरवर्ड होना सक्सेस, क्योंकि इसी की वजह से वो हिल रहा है। ठीक है ना भाई, फॉरवर्ड होना सक्सेस है। तो इसका मतलब यह कि इस समय पर वो 11 में से 6 बार आगे गया है, तो फॉरवर्ड होना सक्सेस है। तो 11C6, जिसका मतलब ये, और जिसमें भी आगे जाने के चांसेस हैं 0.4, माने एक तरह से देखा जाए तो 4/10। सही है भाई? इसका मतलब हम बोलेंगे 4/10 माने सक्सेसफुल हुआ 6 बार, और 6/10 माने फेल हुआ 5 बार। भाई टोटल 11 ट्रायल हुए, उन 11 ट्रायल में 6 बार फॉरवर्ड हुआ और 5 बार बैकवर्ड हुआ। इसका मतलब ये सक्सेस और फेलियर मिला के वो अपनी जहां से था वहां से वो एक कदम आगे मिला, क्योंकि आगे मिलना सक्सेस है। हमने फर्स्ट केस जो लिया। अब दूसरे केस में देखिएगा, 6 बार बैकवर्ड हो रहा है, 5 बार फॉरवर्ड हो रहा है, और क्योंकि हमने एक बार मान लिया है कि भाई हमारे लिए फॉरवर्ड होना एक सक्सेस है, तो इस केस में भी फॉरवर्ड होना ही सक्सेस माना जाएगा। लेकिन यहां पे बाई चांस 6 बार बैकवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि 11 में से 5 बार भाई ने सक्सेस लेने की कोशिश करी थी, सक्सेस लेने की कोशिश करी थी। क्या? 4/10⁵ 5 बार फॉरवर्ड होने की कोशिश करी थी। फिर क्या हुआ
लेकिन 6/10 माने बैकवर्ड वाले स्टेप 6 चल लिया, वो 5 बार आगे गया और 6 बार पीछे आया, ठीक है ना। तो इस वजह से जहां वो खड़ा था वहां से एक कदम पीछे ही पाया गया, और अगर एक कदम पीछे पाया गया तो दुनिया ने कहा कि भाई अपने जहां थे वहां से ही हैज मूव्ड फॉर, या ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे दोनों ही केसेस में फॉरवर्ड होना ही सक्सेस है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल बड़ा लेकिन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये जबरदस्त था, ठीक है। और लोग वैसे भी इंजॉय ही करते हैं इस तरह की घटनाओं को। खैर आगे चलते हैं आप लोग। तो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेस ट्वाइस। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे n की वैल्यू 5 है, लिमिटेड ट्रायल्स हैं, माने बीपीडी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ट्वाइस, एक डबलेट को 2 बार पाना है जे सक्सेस, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज ए सक्सेस, और डबलेट का मतलब हमारे फेवरेबल केस हो गए 6 और टोटल केस हो गए 36, माने इट इज 1/6, तो q इज इक्वल टू 5/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, फटाफट सोचो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, खटाखट हो सकते हैं। बताओ क्या लिखा जाए, कितना NCR माने 5C2, 2 बार सक्सेस निकालिए ना भाई, 2 बार सक्सेस तो 5C2 1/6 की पावर 3, और फेलियर माने 5/6 की पावर 2। सही उल्टा बोल गया क्या, यहां 2 यहां 3, भाई 2 बार सक्सेस निकालनी थी ना, तो 3 बार फेलियर भी तो आएगा। हाँ, तो ये भी चलता है, बिल्कुल जल्दी दौड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपसे वापस क्वेश्चन बन गया होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा लेकिन सुंदर सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है साहब। मेंस का क्वेश्चन क्या कहता था, मेंस के क्वेश्चन ने कहा है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बी। एक्चुअली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो पेयर बन के आते हैं ना n और p, इसको भी समझना, ये जो पेयरिंग है ना यही बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, है ना। अच्छा, n माने नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी p ऑटोमेटिकली पता चल चुका है, ये सक्सेस है। तो p अगर 1/4 है तो q इज इक्वल टू में 3/4 हो गया, ये अपने को अंडरस्टूड है कि p की वैल्यू 1/4 हो गई और q की वैल्यू 3/4 हो गई। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10, कम से कम एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या एक या एक से ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर 9/10 है तो n अपने आप में किससे बड़ा है। अच्छा देखो, इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, बिल्कुल सीधे पत्ते पे चलें, देखो सोचो, एकदम सीधा सोचते हैं ना। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 सक्सेस, समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10, यही तो कह रहे हैं ना भाई। अच्छा, ये 9/10 या 9/10 से बड़ा या बराबर है। ओके, अब यहां पे हमें ये पता है कि ये अपने आप में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस होता है। हम अब तक बहुत बार कर चुके हैं, इसमें क्या लंबी बात है, कुछ नहीं, बस ये कुछ नए तरीके से रख रहा है बात को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस का मतलब हो गया 1 माइनस p x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ना, और x इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। थोड़ा और बात को बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस NC0 और 1/4 की पावर n, ठीक है, ओ सॉरी 0, 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को जरा सा भी कोई इश्यू रहा होगा। अच्छा, अब क्या क्या किया जा सकता है उसको भी सोचते हैं। ये अपने आप में 1, ये अपने आप में 1, यहां से रह गया 3/4 की पावर n, तो ये एक तरह से हो गया 1 माइनस 9/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 3/4 की पावर n, यहां बन गया, राइट है। अच्छा, अब मुझे ये और पता चल गया कि ये बन गया 1/10 और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 की पावर n। ओके, अब कुछ लॉग का हल्का सा फीलिंग आया, हल्की सी फीलिंग आ रही है। अब इस जगह सर लॉग क्यों लगा होगा, आपको शायद क्लिक कर रहा है। अगर मैंने log बेस 10 लगा दिया, ठीक है ना, तो आई एक्सपेक्ट कि यहां हो जाएगा log बेस 10 1/10 इज ग्रेटर देन, क्योंकि log अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हो जाएगा log 3 बेस 10 माइनस में log 4 बेस 10। सही है भाई, log लगाया है तो log 3/4 का log 3 माइनस log 4 हो जाएगा। अच्छा, और ये अपने में बन गया -1 n, और यहां हो जाएगा log
3/10 माइनस में log 4/10। ओके, दो काम बन गए भाई मेरे। अब नाउ आई एम वेरी क्लोज, बहुत करीब जाकर के मेरा आंसर क्लिक करने वाला है मुझे। मैं सबसे पहला काम कर रहा हूं, इधर 1 बना रहा हूं। 1 बनाते ही यहां कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, समझना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो n की जगह n ही रहेगा। यहां हो चुका होगा log 4/10 माइनस में log 3/10। ठीक है ना भाई? ओके, यहां तक भी बात आ गई है। अब क्या किया जाए? अब यह किया जा सकता है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, n को वहीं छोड़ा है और बाकी सबको, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ये अपने आप एक पॉजिटिव नंबर होगा तो इसको डिवाइड में लगा सकता हूं। तो इट इज 1 log 4/10 माइनस में log 3/10। इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। मेंस बहुत पहले अपनी बात रख चुका है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस आए भी हैं अभी इन्हीं दिनों में। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए कि वो आपसे n की वैल्यू को लेकर के भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि बेस वहीं से स्टार्ट हुआ है, कोई मुश्किल नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ये सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। अब थोड़ा और आगे बढ़ने का समय। रेडी? अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना। अगला क्वेश्चन कहता है, फॉर द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एन एडमिशन टेस्ट अ कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 4/5। ओके, पहली बात यहां से समझ में आता है कि n की वैल्यू 50 है। दूसरी बात यह कि द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 4/5, माने p इज इक्वल टू 4/5 and q is equal to 1/5. Okay, then the probability that he is unable to solve less than 2 problems. Okay, he is unable to solve less than 2 problems. वो 2 से कम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। 2 से कम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब ये कि वो, हम यहां ये थोड़ा वर्ड्स का इसने घुमाने की कोशिश करी है। ही इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स, माने 2 से कम समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। माने वो हमेशा जब भी सॉल्व करेगा तो 2 से ज्यादा, है ना, मतलब इसकी अनेबिलिटी देखना कितनी गजब की है ना, मतलब कितना घुमाया है बात को। कि अगर मैं आपके सामने सीधी सी बात करूं तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा मेरे को लगता है कि हम थोड़ा धीरे धीरे चलें इसकी बात को समझने के लिए कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि ही इज अनेबल टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम। ठीक है, अनेबल टू सॉल्व, है ना। अब यहां समझना है, ही इज अनेबल टू सॉल्व, या तो ये समझे 0 प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर ही इज अनेबल टू सॉल्व, मस्त बात है भाई, अनेबल टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम। ठीक है, वो 2 से कम समस्याएं सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, मतलब ही इज अनेबल टू सॉल्व 0 प्रॉब्लम, ही इज अनेबल टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम। 2 से कम 0 या 1 ही हो सकता है। अच्छा, अब हमारे को पता है हमारे ट्रायल है 50, अगर वो सॉल्व कर देता तो उसके चांसेस थे 4/5। इसका मतलब नहीं सॉल्व करना, यहां पर ये सक्सेस है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि सॉल्व नहीं करना एक सक्सेस है ना, सॉल्व नहीं करना होना इज सक्सेस। जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अनेबल टू सॉल्व है, इसका मतलब सॉल्व नहीं होना इज ए सक्सेस। और अगर भाई तो कोई बोलता है कि 0 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये अगर एक सक्सेस है तो हम इससे ये Q और P का खिताब छीन लेते हैं। नाउ इट इज P एंड इट इज Q, उल्टा हो गया, सक्सेस ये बन गया। अच्छा, ये अगर सक्सेस बन गया तो हमसे 50 ट्रायल में से 0 बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो 50C0 1/5 टू द पावर 0 और 4/5 टू द पावर 50, या 50 ट्रायल्स में से एक बार वी वर अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका मतलब 50C1 1/5 नहीं होना, एक बार हुआ, और 4/5 माने होना 49 बार हुआ। वी वर अनेबल टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम, वी वर अनेबल टू सॉल्व 0 प्रॉब्लम।
ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है ना, गजब की चीज है ये। ओ मैं तो हैरान हो गया, क्या क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चन में भी देखो आंसर भी इन्होंने कितना कितना घुमा के दिया है। अगर आप देखें तो 4/5, 4/5 की पावर 49 वी कैन टेक कॉमन, ठीक है, और यहां से बचेगा इट इज 1, इट इज 1, तो यहां से बचेगा 4/5 प्लस यहां से बचेगा 50, है ना भाई, 50C1 का 50, और यहां से बचेगा 1/5, ठीक है, और यहां से बचेगा 1। ओके, इसको उड़ा देते हैं, इसको लिख देते हैं 10, ठीक है, इसको लिख देते हैं 10। ओके, तो यहां से हो जाएगा 54/5, तो इट इज नथिंग बट 54/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 की पावर 49, माने ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सही है ना, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। We were unable to solve 0 problem. He was unable to solve 1 problem. He was unable to solve less than 2 problems. घुमाया घुमाया घुमा रहा था, शब्दों में घुमा रहा था। गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, धीरे धीरे अगले क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ बॉम्बिंग अटैक देयर इज 50% चांस दैट द बॉम्ब विल हिट अ टारगेट। 50% चांस है कि जो बॉम्ब है वो सही जगह पे हिट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग इज इक्वल टू 1/2। 50% का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। अभी सक्सेस और फेलियर को पिछली बार की वजह से मैंने जानबूझ के रोक रखा है, भाई पता नहीं क्या सक्सेस करे। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट्स। कम से कम 2 हिट तो होने जरूरी हैं, तब जाकर के टारगेट खत्म होगा। ओके, देन द मिनिमम नंबर ऑफ द बॉम्ब्स दैट मस्ट बी ड्रॉप टू एंश्योर दैट देयर इज एटलीस्ट 99% चांस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। हो कितने कम से कम बॉम्ब तो पटके जाएं कि हमको श्योरिटी हो जाए कि कम से कम 99% चांस तो ऐसे हो गए कि सामने वाला जो है उसका मतलब हमारे टारगेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, लेट्स से वी टॉक अबाउट n बॉम्ब्स, है ना। लेट्स n बॉम्ब्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे पहले लिख के चलते हैं, टू डिस्ट्रॉय टारगेट। मान लेते हैं कि अपने को कम से कम n बॉम्ब तो फेंकने ही पड़ेंगे कि कंप्लीटली टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाए या 99% चांसेस हो जाएं। अच्छा, अब मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स, इसका भी मतलब समझो, ऐसा क्या है, क्या चीज को हमको पकड़ के चलना है, ठीक है। कम से कम हमें एक टारगेट को खत्म करने के लिए 2 बॉम्ब्स की तो जरूरत है ही। माने अगर किसी ने हिट करने को एक टारगेट माना, बहुत ध्यान से, ये बहुत क्लासिक बात अब जो मैं बोलने वाला हूं इसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि किसी ने x इज इक्वल टू 0 हिट किया, माने एक भी बॉम्ब नहीं पड़ा, माने अपनी कहानी में नो बॉम्ब हिट। अगर कोई भी बॉम्ब हिट नहीं हुआ तो टारगेट वैसे भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक, माने 0 अगर हिट हो रहा है तो इसका मतलब यह कि टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। या प्रोबेबिलिटी ऐसा हो जाए कि 1 हिट हो जाए, माने अगर बाय द एक बॉम्ब ही हिट हुआ, ओनली 1 बॉम्ब हिट, अगर एक ही बॉम्ब गिरा तो भी टारगेट नहीं खत्म होगा। तो हम 2 केसेस जो हैं उन्हें हटा देते हैं। क्या करते हैं, एक तो वो जगह जैसे हमने n बॉम्ब गिरे, सपोज करो n बॉम्ब्स गिरे हमने, सपोज 90 या 100 कुछ बॉम्ब्स गिरे या 10 बॉम्ब्स गिरे या 5 बॉम्ब्स गिरे, ठीक है। और हमारे पास जो टारगेट है उसके अंदर जिन जिन जगहों को टारगेट किया गया कि जैसे मान लीजिए 3 जगह हैं, उनके लिए हमारे को बॉम्ब गिरना है, तो 3 में से हर जगह पे कम से कम 2 बॉम्ब्स तो चाहिए ही चाहिए। तो हम टोटल अगर बाय द वे 6 बॉम्ब्स गिर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉम्ब गिरते टाइम पे जहां हमारा टारगेट था वहां पे एक भी बॉम्ब ना गिरे, एक तो वो केस हटाओ। और हो सकता है किसी एक जगह पर एक ही बॉम्ब गिरा तो आधा अधूरा सा टारगेट हिट हुआ, तो वो भी बेकार हुआ। तो हम वो 2 केसेस जो हैं वो हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस अगर मैं इन 2 को हटा देता हूं तो हमारा टारगेट हिट होगा ही होगा, लेकिन तब भी हमारे टारगेट के हिट होने के चांसेस जो हैं वो 99% ही हैं, ठीक है। और कम से कम 99% चांस है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि ये चांसेस 99% से ज्यादा हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो,
ठीक है, माने 0 हिट हटा लो और 1 हिट हटा लो, तो n बॉम्ब्स के गिरने के बाद हमारे जो चांसेस है ना हिटिंग के, वो 90% या 99% या 99% से ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा इसने बोला। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 0 हिट, माने हमने n बॉम्ब्स फेंके, उसमें से 0 हिट वाला केस, माने n में से 0 सक्सेस हुई, 1/2 की पावर 0, इधर 1/2 टू द पावर n, इस केस को हटा रहा हूं। ठीक है, और या फिर जहां पे भी बॉम्ब गिरे n में से एक ही जगह पर 1/2, माने बॉम्ब गिरने की पावर 1 और नहीं गिरने की पावर n-1, इसको भी हटा लेता हूं, तो हमारे जो भी चांसेस होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 99/100, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या क्या किया जा सकता है, इस 99/100 को इधर ले आता हूं तो इट इज 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन, और माइनस वाली पार्टी को उधर लेके जा रहा हूं तब तक मैं, और इसमें से भी मैं 1/2 की पावर n-1 कॉमन ले रहा हूं। राइट है, अगर मैं इस ब्रैकेट में से ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, 1/2 की पावर n-1 कॉमन ले रहा हूं, तो पहली वाली में से तो सिर्फ बच रहा है 1/2, क्योंकि ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, तो ये दो तो 1 बन ही गए। अच्छा, और nc1 का n बचेगा, और पूरा, अरे मैं 1/2 की पावर n ही कॉमन ले सकता हूं, एक तरह से देखा जाए तो, ध्यान से देखिएगा, पूरा ही कॉमन ले सकता हूं, तो 1/2 की पावर n कॉमन लेने पे यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा n। ओके, क्या बात है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो फाइनली ये पता करना है कि कौन सा ऐसा प्यारा सा n नंबर है जिसके लिए ये काम बैठ जाए, मामला बैठ जाए। ठीक है ना। ओके 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 ओके, अपन इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये एक तरह से लिखा है 1/100 और इट इज ग्रेटर देन n+1/2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सही है, तो क्या क्या सोचा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 टाइम्स n+1। सही है ऐसा। अब यहां पर आने के बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चालू होता है, 1 2 3 रख करके कितनी दूर तक हम सोच पाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि विद इन टाइम सोचना है। ठीक है, मैं एक जगह तक पहुंच गया हूं, अगर मैंने n की जगह पे 1 रखा तो इट विल बी 2 इज ग्रेटर देन 100 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं होता, मैंने n इज इक्वल टू 1 तो भूल जाओ, सीधा n की जगह 5 रखता हूं, तो 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 नहीं होता, ये भी भूल जाओ, सीधा n की जगह 10 रखता हूं। ठीक है, अब मैं n की जगह 10 रख रहा हूं भाई, क्योंकि n इज इक्वल टू में जल्दी जल्दी बढ़ाना है, 10 रखने पर कितना होता है, 2 की पावर 10 1024, 100 इंटू 11 क्लोज है, ये 1024 बन गया है और इट इज ग्रेटर देन 1100। इसका मतलब 10 से तो काम नहीं चलेगा, शायद 11 रखने पे मामला बैठ जाए। अगर मैंने n की जगह पे 11 रखा तो यहां 2 की पावर 11 हो जाएगा और यहां 12 हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा 1200। ठीक है, अपन यहां पे 1200 ले लेते हैं, और यहां बन जाएगा 1024 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इट इज 2048, और ये बड़ा पड़ गया, माने यहां से देख के बदलता है n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 इज द राइट आंसर। माने हमारे पास में कम से कम 11 बॉम्ब तो होने ही चाहिए अगर हमारे को डिस्ट्रॉय करना है टारगेट भैया को। ऐसा बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगेन इट अ गुड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले टाइटल की ओर, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पार्ट और है जिस पे हमारे को बात करनी चाहिए, दैट इज रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, लेकिन खुल करके नहीं करी थी, है ना। एक्चुअल में क्या है, ये रैंडम वेरिएबल जो है ना, जैसे हम अभी लिख रहे थे ना, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू में 2, दिस इज ऑल रैंडम वेरिएबल, ये सब रैंडम वेरिएबल है, यही तो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है ना, मतलब आपने को ये कैसे रैंडम वेरिएबल है और क्या नहीं है वो बताता हूं, वो धीरे धीरे समझना। एक्चुअल में क्या है ना, हमने एक्चुअल में px करके एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन ही मान लिया, उस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन में जो x है ना वो अपने आप में वेरिएबल है, x यहां पर सक्सेस है। अब हम जैसे जैसे x को न्यूमेरिकल वैल्यू देते जाते हैं, न्यूमेरिकली मतलब इंटीग्रल न्यूमेरिकल वैल्यू देते जाते हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल न्यूमेरिकल वैल्यू देते जाते हैं, तो वो और सक्सेस होने के चांसेस को बताता जाता है, माना उनकी प्रोबेबिलिटी को बताता जाता है। तो एक तरह से हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू अडॉप्ट करवा रहे हैं, और वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वही तो रैंडम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे बदलती आएंगी वैसे वैसे वेरिएबल होते आएंगे। तो ये रैंडम वेरिएबल जो हैं, अगर बाय द वे सिर्फ अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए, ठीक है, तो इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल whose value depends on the outcome of the random experiment। हालांकि बोला जरूर अपनी इस तरह से जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये आएंगे,
आएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो सुनो। जैसे किसी ने कहा कि हेड हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो कितना न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसकी समझना आप जरा। अगर किसी ने, देखो जरा यहां समझने की बात को, इस पॉइंट को समझना। यहां पे x है ना, वो अपने आप में डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन, देन द x इज अ रैंडम वेरिएबल। तो अगर किसी ने hs लिखा तो हम कहेंगे 2। अगर किसी ने ht लिखा तो एक ही बार हेड आया तो हम बोलेंगे 1। किसी ने th लिखा तब भी एक ही बार हेड आया तो हम बोलेंगे 1। किसी ने tt लिखा तो हम बोलेंगे एक बार भी हेड नहीं आया, तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई। हालांकि ये बहुत ही कच्चा पक्का सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन चीजों को और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, तब अपने को पता चलेगा। इस रैंडम वेरिएबल के भरोसे पर जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यूज आती हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यूज आती है ना, उन्हें पीआई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इससे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आएंगी ना, ठीक है, उसे पी एक्स इज इक्वल टू आई या पी एक्स आई या पी आई है, इससे डिनोट करते हैं। तीनों में से कुछ भी आपको बुक्स में देखने को मिलता है, और फिर हम इनको लेके टैबुलेशन करते हैं, माने टेबल बनाते हैं। और वो जो टेबल बनाते हैं ना, है ना, वो जो टेबल होती है उससे हमको प्रोबेबिलिटी का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा उसका आइडिया चलता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब जरा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है वो समझाता हूं। पहली बात तो ये कि हमारे को ये समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल, ऐसे, या कुछ एक लोगों के लिए इक्वेशन, या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। किसी भी फॉर्मेट में वो अगला क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। या तो वो एक टेबल होगी, या आपको वो इक्वेशन बनाने को बोलेगा, या फिर वो आपको एक ऑर्डर पेयर बनाने को बोलेगा। करता क्या है, इट रिलेट्स, ठीक है ना, एवरी आउटकम, ठीक है ना, विद इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है। ये बहुत छोटी बात मैंने आपके सामने लिखी है एक्चुअल में, और इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज होता है वो है प्रोबेबिलिटी की टेबल बनाना। अभी तक हमने रैंडम वेरिएबल देखे है ना। अभी रैंडम वेरिएबल को हम लोगों ने बताया कि px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 1, इस तरह से बोला जा सकता है। क्वेश्चन करने के दौरान शायद आप थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली हम लोग कुछ इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए, ये सारी जो भी मैंने अभी आपको बातें बोली वो 1-to-1 वाली बातें। बुकिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, राइट है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखने की नहीं, बस सिर्फ समझने की चीज है कि मान लीजिए मैंने 2 सिक्के उछाले, है ना, एक के बाद एक। अब मेरे को पता है कि अगर भाई मैंने 2 सिक्के अगर एक के बाद एक उछाले तो जो मेरे पास सैंपल स्पेस है वो है एच टी 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 एच टी टी, ये होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें से हर किसी का प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स एक केस ही है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज 0.25, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 2 केसेस में, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 2 बार है, माने आउट ऑफ 4 है, माने 0.5 इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब हेड को अगर मैं आउटकम मानता हूं तो उसके कारण से जितने मेरे रिजल्ट्स आ सकते हैं वो 3 ही आ सकते हैं, क्योंकि या तो 2 हेड्स हो सकते हैं, या फिर 1 हेड हो सकता है, या 0 हेड हो सकता है। तो अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो वो ऐसे पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एक ही केस है, माने 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एक ही केस है HH, और दैट इज 1 आउट ऑफ 4 माने 0.25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 2 केसेस हैं, HT या TH, तो इस वजह से हम बोलेंगे 50 माने 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब TT एक ही केस है, आउट ऑफ 4, तो मतलब 0.25। तो हम इस तरह से जब बोलते हैं ना, तो हम प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। अब ये कैसे आखिरकार इसको रैंडम वेरिएबल से कैसे अटैच करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसी टेबल होती है, वो भी देखो आप, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम वेरिएबल x के साथ में, जहां पे हमारे x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, और उससे जो फंक्शन बनेगा प्रोबेबिलिटी का वो px कहलाएगा। वो ये है कि x1 अगर एक रैंडम वेरिएबल है, x1 कोई मान लीजिए कोई आउटकम की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी p1 है। ऐसे ही x2 अगर कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी p2 एंड डैश डैश करते करते xn की प्रोबेबिलिटी pn है।
अच्छा, यहां पर ये जो x1 से लेकर के xn है, ये सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल है ये सारे x1 x2 क्या है, रैंडम वेरिएबल्स हैं, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से भर लेना। और ये जो p1 p2 p3 है, इसे शॉर्ट फॉर्म में pi भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला था, दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। सही है ना भाई? हाँ, जैसे जैसे x की जगह आप xi लिखते जाएंगे, ऐसे मैंने अभी बताया भी था, px xi लिखो, pxi लिखो या pi लिखो, एक ही बात है, हर एक बुक ने अपने अपने तरीके से देखा। यहां pi हर बार 0 से बड़ी होगी, यह बात और ध्यान रखना। हम 0 वाली प्रोबेबिलिटी को काउंट नहीं करेंगे किसी भी हालात में, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम फाइनली 1 होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। माने एक तो हर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी, दूसरी बात हर प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, आई की वैल्यू आप 1 2 3 रखते जाएं। तो हम जब टेबुलेशन कर लेंगे तो दैट विल बी नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, राइट है। अब चलते हैं और आगे कि आखिरकार ये कैसे काम करता है, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक पेयर ऑफ डाइस है, उसे 3 बार फेंका गया, तो क्योंकि लिमिटेड केस है तो हमारे दिमाग में बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो यहां पे n की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, गेटिंग a sum of 9 on them is considered as success। ओके, सम 9 है तो फेवरेबल केस हो जाएंगे 13 माइनस 9 दैट इज 4, तो इसका मतलब 4 आउट ऑफ 36 बोले तो 1/9, माने p इज इक्वल टू 1/9 एंड q इज इक्वल टू में 8/9। ये तो मेरा दादा ख्याल आपको खटखट क्लिक कर जाता होगा। अब अच्छा, व्हाट राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ओके, 3 बार फेंका गया, तो 3 बार में ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ 9 एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 थ्रो में 4 बार सक्सेस आ गई, है ना। तो हमारे पास में टोटल 4 केसेस हो सकते हैं, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरी कहानी को ऐसे देखता हूं रैंडम वेरिएबल की नजर से, x की जगह से नजर से देखा जाए तो 0 सक्सेस है ना, ये 0 सक्सेस है, 0 सक्सेस, ठीक है। ये अपने आप में 1 सक्सेस, ठीक है, ये अपने आप में 2 सक्सेस, ऐसा भी हो सकता है 2 बार 9 आ जाए सब, ठीक है ना, या हो सकता है 3 बार 9 आ जाए, 3 सक्सेस। आप मेरा ज्यादा ख्याल है ये पकड़ गए होंगे बात को। अच्छा, अगर मेरे से किसी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैंने, क्योंकि p को तो 1/9 बोल ही दिया और q को 8/9 बोल दिया, तो px इज इक्वल टू 0 तो मैं निकालना सीख ही चुका हूं, तो px इज इक्वल टू 0 दैट विल बी 3c0 1/9 की पावर 0 एंड 8/9 की पावर 3। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 के लिए निकालता हूं तो 3c1 1/9 की, मैं हर किसी की 1 सक्सेस 2 सक्सेस सबका मैं प्रोबेबिलिटी निकालता जाता हूं यूजिंग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है ना, यूजिंग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है ना। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ध्यान रखना है ना, मैंने क्या क्या किया मैं बताता चल रहा हूं। मैंने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब मैं इनकी एक टेबल बनाऊंगा, और जैसे ही टेबल बन जाएगी वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, देखो मैंने ये सबको उठा के रख दिया, अब मैं चलूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में, लिखूंगा x, फिर मैं नीचे प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं x की जगह जब 0 लिखूंगा इट विल बी कंसीडर्ड एट 0 सक्सेस, और 0 सक्सेस में जो मेरा आंसर है उसको यहां कॉपी कर दूंगा, 1 सक्सेस में जो मेरा आंसर है उसको यहां कॉपी कर दूंगा, 2 सक्सेस के लिए जो मेरा आंसर है उसको, 3 सक्सेस के लिए जो आया वो यहां, सबको मिला के फाइनली आई विल मेक ए टेबल, ठीक है। और जैसे ही मैं टेबलेशन में आऊंगा मेरे को पता चल गया कि अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है ना। अब 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा नंबर है इन सब के कंपैरिजन में, बाकी धीरे धीरे कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं जैसे जैसे इनका ग्राफ बनाऊंगा तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस और 3 सक्सेस मैं सबका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, एक मैथ्स की, है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग अब समझ गए होंगे कि कहानी कैसे रची गई होगी, ठीक है ना। और अब आप में से कई लोग इसके लिए तैयार भी होंगे कि मैं, मतलब आप इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, धीरे धीरे और थोड़ा फुलफिलमेंट करते हैं। मेरे को लगता है कि ये तो मेरे को बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं कि px इज इक्वल टू 0 कैसे आया, px इज इक्वल, हम ऑलरेडी शुरू के लेक्चर से अब तक यहां तक यही करते आए हैं, ठीक है ना। अब बस सिर्फ हमने उन्हें टेबुलेट करा है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो
बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक का सफर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब जेईई मेंस ने क्या इस पे क्वेश्चन बनाया, कैसे बनाया, उन्होंने एक रैंडम वेरिएबल को लेकर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने रख दिया, x 1 2 3 4 5, और सामने से इनकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है k स्क्वायर 2k k फिर 2k फिर 5k स्क्वायर ऐसे दे दिए। अब लिखा है px ग्रेटर देन 2 इक्वल टू क्या होगा, और चार ऑप्शन हमारे सामने रख दिए हैं। देखो पहली चीज ये समझिएगा कि मैंने आपको बताया था ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सबका सम 1 होता है, इन सबका सम 1 होता है। पहले इसे दिमाग में भर लो आप। तो इसका मतलब एक तरह से मैं आपको कह चुका हूं 6k स्क्वायर प्लस के अंदर 5k इज इक्वल टू 1, सही है। तो मैं अगर देखता हूं तो 6k स्क्वायर प्लस में 5k माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा 6k स्क्वायर। इसको ऐसे ही तोड़ लेते हैं अपन, एक तरफ हो जाएगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह आ गई है, ठीक है ना। हाँ क्यों, क्योंकि मतलब हमारे पास में k की जो भी वैल्यू मिलने वाली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक तो आएगा 6k प्लस 1 माइनस 1, सॉरी आई एक्सपेक्ट माइनस 1 ही आएगा, और एक आएगा k प्लस 1, सही है भाई, माइनस का k प्लस का 6k, ओके इज इक्वल टू 0। तो मतलब k की वैल्यू हमारे पास एक आ रही है 1/6 और एक आ रही है -1। अब देखो k की वैल्यू -1 हो नहीं सकती, क्योंकि k की वैल्यू -1 होते ही ये -1 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। तो k की वैल्यू -1 तो आप हटा दो, तो k की वैल्यू 1/6 आ गई। पहली बात तो टेबल के अंदर हमें और परफेक्टली पता चल गया कौन k है। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका सम हमेशा 1 होता है। अच्छा अब आपने मेरे से क्या मांगा, px ग्रेटर देन 2। px ग्रेटर देन 2 माने जिनका भी रैंडम वेरिएबल 2 से बड़ा है उन सबका सम, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम, माने px इज इक्वल टू 3 प्लस px इज इक्वल टू 4 प्लस में px इज इक्वल टू 5। अगर मैं इन सबका सम कर देता हूं, कौन सा बड़ा काम है, इसकी वैल्यू है k फिर 2k प्लस में 5k स्क्वायर। इसका मतलब इट इज नथिंग बट 5k स्क्वायर प्लस में 3k। फाइनली हम लोग k की जगह पर 1/6 रख देते हैं, तो 5/36 प्लस में 3/6 है ना भाई। तो एलसीएम लेने पर 18 और 5 23/36 है क्या कोई आंसर? ओ सी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बड़ा झकास सा क्वेश्चन है, बड़ा झकास तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी होता है, माने मेंस का क्वेश्चन भी शटाक से हिट। अच्छा अब देखो हमने यहां तक की बात सीख ली। अब इसमें एक छोटे से 2 अलग अलग तरह के पेज और है ना, जिनको 2 बार अलग अलग जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक टेबल के बेस पे और एक पी एंड क्यू के बेस पे। जब टेबल के बेस पे पढ़ाया जाता है तो अगले टाइटल पे चल रहा हूं, बड़े ध्यान से। हाँ भाई अगला टाइटल है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर बाय द वे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माने टेबल के बेस पे, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो हमको 2 बातें और ध्यान में रखनी, एक मीन एक वेरिएंस। मीन जो होगा उसको म्यू से दिखाएंगे और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, और वेरिएंस का जो रूट ओवर होगा, ठीक है ना, रूट ऑफ वेरिएंस या वेरिएंस एक्स, दैट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। हमको इनके 2 के फार्मूले ही याद रखने हैं, बाकी इनका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो मीन क्या चीज है, मीन और म्यू और एक्स बार दोनों से दिखा जाता है, ठीक है। दैट इज अगर बाय द वे इसका फार्मूला देखा जाए दैट इज सिग्मा पी आई एक्स आई, ठीक है ना। माने हमने जितने भी P1 X1 P2 X2 निकाले उनका मल्टीप्लीकेशन करके सबको सम अप करना है, दैट विल बी मीन। क्लियर है? तो हमको ध्यान रखना है दैट इज सिग्मा पी आई एक्स आई, ऐसे दिमाग में रखिएगा बस। म्यू इज इक्वल टू में सिग्मा पी आई एक्स आई, ठीक है। एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं इसे, ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेशन। दूसरा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो उसका फार्मूला भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज सिग्मा स्क्वायर, ध्यान से समझना, बड़े मतलब याद रखना है, ये बेसिकली है ना सिग्मा पी आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर माइनस में म्यू का स्क्वायर, आप यूं समझिए, ठीक है। या ये सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हाथ लग जाए, वैसे म्यू क्योंकि वो म्यू के बाद ही पूछता है तो आपको इस तरफ जाने में ज्यादा समझदारी रहेगी, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं उस पर जाते रहते, राइट है। तो सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला ये है, आप ध्यान रखना भाई, ये फार्मूला है ना, इसे भूलना नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है क्योंकि, राइट। अब क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास टेबल आई,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आपको पता होना चाहिए ये x1 है, ये p1 है, ये x2 है, ये p2 है, ये x3 है, ये p3 है, ठीक है ना, x3 p3। अगर किसी ने मेरे से म्यू पूछ लिया, मान लो वेरिएंस के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले म्यू पे करते हैं। अगर मेरे से किसी ने म्यू पूछ लिया तो दैट इज p1 x1, p2 x2, p3 x3। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपको नहीं लगता आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये करना क्या मुश्किल काम है। दैट इज 0.6, 1.2 एंड इट इज 1.2 अगेन। तो 2.4 और 0.6 मिला करके 3। तो म्यू इज इक्वल टू में कुछ मुझे 3 आता दिख रहा है, तो पहला काम खत्म। अब देखिए इसमें बात कर रहा है वेरिएंस की। अगर वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो वेरिएंस को देखो, अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे। अगर किसी ने मुझसे अब वेरिएंस पूछ लिया तो वेरिएंस माने सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल होगा p1 x1 का स्क्वायर, p2 x2 का स्क्वायर, p3 x3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में म्यू का स्क्वायर। अब देखो साहब p1 की बात करते हैं। p1 हमारा है 0.3 और x1 हमारा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस p2 हमारा है 0.4 और x2 का स्क्वायर बोले तो 9, फिर p3 हमारा है 0.3 और मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू हमारा कितना निकला था 3 का स्क्वायर तो कर लेंगे। अच्छा ये हमारे भैया बन गए 1.2, ये बन गए हैं 3.6, ये बन गए हैं 4.8। तो 4.8 और 1.2 मिलाकर के हो गया 6 और ये हो गया 9.6। 9.6 माइनस 9, 9.6 माइनस 9 दैट इज 0.6। इसका मतलब हमारा ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। फार्मूले से चलिए, जीत आपकी बिल्कुल प्योर, कोई मुश्किल नहीं आती, खड़क से क्वेश्चन हो जाता है, आप सोचते रह जाते हैं और मजा आता है क्वेश्चन को करने में। चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं, मतलब अब मेरे को लगता है टेबल को लेकर के बहुत परेशानी नहीं रहेगी, आप फार्मूले को मिला सकते हैं और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, राइट है। और आप इशारे समझ रहे हैं और रिकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर अगला पॉइंट सुनना। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस टेबल, है ना भाई। अब अगर ये टेबल हमारे को दे रखी है जिसमें p हमारे को निकालना है, ठीक है ना। ये p जो है दैट इज p x इज इन बिटवीन 1 to 4 अपॉन में नीचे दे रखा है x लेस देन 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 और ऊपर की तरफ बड़ा, अब यहां समझना, ये देखते हैं आप में से कितने लोग पकड़ पाते हैं। ये अपने आप में हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, है ना भाई। कलर चेंज, ब्रैकेट का कलर चेंज, है ना। और फिर यहां पर इंटरसेक्शन x इज इन बिटवीन 4 and 1, कलर चेंज। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं सर। अरे भूल गए क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ b और ऊपर की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है, याद है ना। हाँ अब सोचो, देखो अब जो व्हाइट वाले हैं ब्रैकेट उन पे ध्यान देना। x 3 से छोटा होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, x अपने आप में 1 से 4 के बीच ही होना चाहिए। अब 1 से 4 के बीच में हमारे पास में बचे क्या, अगर आप इसे जानते हैं तो इसका मतलब ये कि ये किन किन के बारे में बात कर रहा है। ये आपसे बात कर रहा है या तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए या x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और उसमें भी आपको इंटरसेक्शन करना है 3 से छोटे का। तो 3 से छोटे की वजह से 3 हो नहीं सकता। तो ऊपर की तरफ सिर्फ कौन बच गया, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 अपॉन में नीचे बच गया प्रोबेबिलिटी x 3 से छोटा। x 3 से छोटे कौन कौन है साहब, एक तो x इज इक्वल टू 1 है और एक x इज इक्वल टू 2 है। अब आप में से कहीं सोच रहे हैं x इज इक्वल टू 0 भी तो ले सकते हैं, लेकिन 0 तो टेबल में है ही नहीं। हाँ अब यहां तक की बात भी आ गई। चलो अब दूसरे वाले पे भी बात करते हैं। क्या आपको याद है मैंने भी बताया था कि इन सबका सम 1 आएगा, भूल गए, बता देना सबका सम कितना आएगा 1। अब जरा जल्दी से काउंट कर लो, 4 और 3 7 और 2 9। इसका मतलब k की वैल्यू यहां से पता चल रही है कि 9k इज इक्वल टू 1, माने k इज इक्वल टू 1/9। अच्छा जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे। यहां पर जरूरत पड़ने वाली है इस जगह पे k की, है ना, तब हमारे को पहले से निकाल के रख लिया। अच्छा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे बात कर लेते हैं, है ना भाई। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज 2k आउट ऑफ 9k। भाई 2k ये वाला है ना, और अपॉन में 9k सबका सम, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1,
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 दैट इज k अपॉन 9k, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 दैट इज 2k अपॉन 9k। ठीक है, तो अगर देखा 9k तो एलसीएम आकर के हट गया, फाइनली हमारे पास बच गया 2/3 दैट इज p व्हाटएवर जो भी हमारा पास स्मॉल p है उसकी वैल्यू 2/3 आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला कहता है कि 5 टाइम्स p इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स k, इसका मतलब 5 टाइम्स 2/3 इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स k की वैल्यू 1/9, कैंसिल आउट करा 3 तो इट इज लैम्डा वैल्यू 30 कुछ आती दिख रही है, माने लैम्डा इज इक्वल टू 30 इज द राइट आंसर। हमने फिर टेबल से ही काम किया, बस अब की बार हमको उसने प्रोबेबिलिटी a/b माने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ और धक्का दे दिया और क्वेश्चन बन गया। राइट है, बस अब इसमें क्या है, जाते जाते एक और चीज है जो टेबल से हट करके भी है, उस तरह के क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत काम के क्वेश्चंस हैं और बहुत आते भी हैं। राइट, जरा जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस में एक और चीज भी है जो ध्यान रखनी है। वो क्या, अगर टेबल में नहीं दे रखा हो ना तो अब आप इसके एक और फार्मूले को भी याद रखना। वो क्या है कि म्यू जो है उसको एनपी से भी पुकारते हैं। ठीक है ना, ये सब सारी की सारी कहानी बीपीडी की चल रही है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एन और पी, जहां पे एन क्या चीज थी भूल तो नहीं गए, एन था नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या चीज थी सक्सेस, और क्यू क्या चीज थी नंबर ऑफ फेलियर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज क्यू। और अब अगर भाई तो ये तो वह म्यू मतलब मीन। अब आता है वेरिएंस, वेरिएंस की अगर बात करिए तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल होता है एनपी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करिए तो मैं पहले बता चुका हूं रूट ओवर वेरिएंस का स्क्वायर। तीन और फार्मूले अपनी तरफ जोड़ लीजिएगा, मीन का नाम सुनते ही एनपी, ठीक है, और वेरिएंस का नाम सुनते ही एनपीक्यू, और इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये आप अपने दिमाग में याद रखना, रिमेंबर। बहुत छोटा परंतु काम की तीन बातें हैं जिनसे हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन भी बड़ा आराम से बन जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि इफ एक्स फॉलोज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुनते देखो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हटा दिया, माने टेबल हटा दिया, अब सीधे सीधे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है विद मीन, मीन माने एनपी, एनपी इज इक्वल टू 3 दिख रहा है, एंड वेरिएंस माने एनपीक्यू इज इक्वल टू में आपको 3/2 दिख रहा है। मैं एक काम करता हूं, इसको डिवाइड में लगा देता हूं, तो एनपीक्यू है ना, एनपीक्यू में अगर मैंने एनपी का डिवाइड लगा दिया तो दैट विल बी 3/2 अपॉन 3 करने पर दैट इज 1/2। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 1/2, Q अगर 1/2 है तो इसका मतलब P इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब P अगर 1/2 है तो N इंटू 1/2 इंटू 1/2 NPQ बराबर में 3/2 है, तो ये कैंसिल आउट करते हैं तो N इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6, माने N इज इक्वल टू 6 आ गया। खटाखट P आया, Q आया, N आया, तीनों आ गए। अब बोलो क्या चाहिए, इनको चाहिए पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई अपने पास में, देखो डिवाइड करने के बाद में क्यू पी सबकी वैल्यू आ रही है, तो अपने पास एन की वैल्यू 6 आ गई, सही है। अब देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमारे पास टोटल ट्रायल है 6 और हमारे को 6 के लिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करनी है। मतलब हम या तो 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ें, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 की बात कर दें, माने 1 माइनस 5c0, टोटल है 6c0, और सक्सेस 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 6। क्वेश्चन फिनिश। सेकंड, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 5, माने 5 से छोटा, इसका मतलब हम करें किसकी बात, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 को हटा देते हैं और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 को हटा देते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 हट जाएंगे तो 5 या 6 से छोटे वाले सारे बच जाएंगे, तो दैट इज 1 माइनस x इज इक्वल टू 5 माने 6c5, सक्सेस 1/2 की पावर 5, फेलियर की पावर 1, प्लस 6c6, सक्सेस की पावर 6 और फेलियर की पावर 0, और इसको घटा देंगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। खड़क से क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब ये कि क्वेश्चन में जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं ना तो अपने को ये तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं है। एक या दो बार क्वेश्चन को करते ही दिमाग में क्लिक करने लगता है। एनपी निकाला दिया था, सॉरी एनपीक्यू दिया था, मैंने क्यू निकाल लिया, क्यू आते पी निकाल लिया, पी और क्यू रख के एन निकाल लिया, एन आते ही नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए। अब आपने जो पीछे भी सब पढ़ा वो सब सामने आ जाता है। माने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रैंडमली कहीं से अचानक से आकाश से उड़ के आके गिर जाए। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, अ डाइस इज टॉस्ड 180 टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है, मतलब n इज इक्वल टू 1/180 है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ
एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब याद है ना, एक्सपेक्टेड माने म्यू, म्यू माने मीन्स, है ना, मीन। नंबर ऑफ टाइम्स द फेसेस विद द नंबर 5 विल अपीयर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस। बिल्कुल साहब, बिल्कुल अभी निकाल देते हैं। कोई भी डाइस में 5 नंबर का आना अगर सक्सेस है तो दैट इज 1/6, तो P इज इक्वल टू 1/6 हो गया। एक ही चांस है ना आउट ऑफ 6, तो P इज इक्वल टू 1/6 हो गया, तो Q इज इक्वल टू 5/6 हो गया। इससे मेरे को पता चल गया कि म्यू अगर अगले ने मांगा है, ठीक है, तो म्यू का मतलब होता है एनपी, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं एन और पी की, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज कितना, अपने पास में कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू 30 आ गई। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर अगर पूछा है वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एनपीक्यू। क्या फार्मूला मांग रहा है भाई, तो सिग्मा स्क्वायर अगर एनपीक्यू है तो 180 इंटू 1/6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास में आंसर 150/6 आ गया। और अगर किसी ने स्टैंडर्ड डेविएशन मांग लिया तो दैट इज रूट ओवर 150/6। क्या लड्डू क्वेश्चन होते हैं। खैर फिलहाल जो भी है, आज के दिन पे अपन बस अब यहीं विराम ले लेते हैं, है ना, और अब चलेंगे अगले किसी और चैप्टर के सफर पे, ठीक है। बस जाते जाते आपको उसी प्यारे से संदेश से अलविदा कहता हूं। माता पिता को खूब सम्मान करना है, माता पिता से खूब सम्मान पाना भी है, भाई बहनों से तो खैर नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है, ठीक है। मास्क अवश्य पहने। जय